अस्सलामुअलैकुम। आज कराची की आवाज के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, एक माह कबल कराची के लिए 1100 अरब का तरक्याती पैकेज अनाउंस हुआ। शहर को आफत ज़्यादा करार दिया गया, लेकिन अब तक हालात ज्यों के त्यों हैं। कराची के कचरे पर आज भी सियासत जारी है। आज से हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि कराची के सियासी दावेदारों को आईना दिखाएं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। खुर्रमशेर जमान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची कचराची कुछ नहीं बदला। एक माह पहले जब बारिशों के हालात में हमने देखा कि एनडीए में कराची आई, नाले सफाई का काम शुरू हुआ। आज आप कराची में जाके देखे कोई डिस्पोज ऑफ नहीं है, वही नाले उसी तरीके से वहां पे गंद कचरा गलाजत के ढेर अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस शहर को नेचुरल कैलेमिटी जो है वो डिक्लेयर हुई, यहां पर आफत ज्यादा करार दिया गया, लेकिन एक महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर यहां पर आए, तरक्याती पैकेज 1100 अरब का जो है वो अनाउंस हुआ, लेकिन एक महीने बाद भी हर चीज उसी तरीके से स्टैंड स्टिल है। खुर्रमशेर जमान साहब, कोई फॉलोअप नहीं है इन चीजों का। अच्छा देखिए, इस बात को जरूर देखा जाए कि कुछ महीनों पहले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फरमाती थी कि जिम्मेदारी जो है बल्दियाती नुमाइंदों की है और ये हमारा काम नहीं है। ऑल्दो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर आती है। चलिए, हमने मान ली उस वक्त की इनकी बात। अब क्या है मसला? अब तो बल्दियाती निजाम भी नहीं है, अब तो सिंध हुकूमत के पास सब कुछ है ना। अब नालों की सफाई भी इनके पास है, शहर की सफाई की जिम्मेदारी भी है। टोटल इस वक्त जो है जिम्मेदारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। लेकिन हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तनकीद करने से पहले कि जिम्मेदार कौन है। अगर हमें ये नहीं पता कि जिम्मेदारी किसकी है तो फिर हम इधर उधर भागते रहेंगे। मैं पहले भी कहता था और मैं आज भी आपसे कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में इक्तदार में रहेगी, इस सूबे की बेहतरी नहीं आ सकती है। 13 साल हो गए ना इनको। आप क्या समझते हैं? ये 1300 साल अगर रहेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी? कभी भी नहीं आएगी। यही हाल आएगा और रहेगा। इसी तरह कचरे के लिए हम रोते रहेंगे, इसी तरीके से सफाई सुथराई के लिए रोते रहेंगे। लेकिन बात सुने सर, ये फरमाइएगा, अगर यही सूरत हाल रहनी है तो जनरल इलेक्शन में कराची की अवाम ने जो पीटीआई के लोगों को वोट दिया, वोट बैंक आपका बना, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, वो प्रैक्टिस क्या हुई फिर? अगर आज सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की है, फिर आप लोग क्यों हैं? देखिए सर, अगर आप जैसे इतने सीनियर सहाफी अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो आवाम कैसे समझेगी? सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो सिंध हुकूमत के अंदर आती है।
वफाकी हुकूमत का काम नहीं है शहर में झाड़ू मारना। नहीं, लेकिन आप असेंबली के अंदर एज ए ऑपोजिशन हाईलाइट कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मेरी आवाज आई? बिल्कुल। 7 साल में आपने सुना सर? तो सर जी, मैं जो जिम्मेदारी है, मेरे एमपीएस की जो जिम्मेदारी है, मैंने इसकी वो पूरी अदा कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में इख्तियारात हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप आज टीवी पे बैठ के अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं भी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा। और मुझे इस बात पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो दिन हमें देगा जरूर कि जब हमारे हाथ में इख्तियारात होंगे और हम ये काम करेंगे। वजीर आजम तो देखें, अपनी जिम्मेदारी होते हुए 18वीं तरमीम के बाद वो सारा पैसा जो इनको मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं। अगर हम उठा लें सारा काम तो फिर ये चीखें निकालते हैं कि 18वीं तरमीम का हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो 1100 अरब रुपए का आपने जिक्र किया, ये तो जनाब एडिशनल है ना, जो वजीर आजम साहब ने इनको दिया है। क्या वो दे दिया है? लेकिन फिर भी नहीं, वो 1100 अरब रिलीज हो गए, वो फंड रिलीज हो गए, ये जरा बताइएगा। देखिए सर, वो पूरा प्लान है कि 300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे केसीआर के ऊपर, 125 अरब रुपए बहरिया का जो है वो स्पेंड किया जाएगा। K4 जो है पूरा मुकम्मल करेगी वफाकी हुकूमत। इसके अलावा आपकी ग्रीन लाइन जो है वो वफाकी हुकूमत पूरा मुकम्मल करेगी। आखिर का जो 700 अरब बच जाता है उसमें 300 अरब रुपए सूबाई हुकूमत खर्च करेगी और 300 अरब रुपए जो है वो वफाकी हुकूमत खर्च करेगी। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। ये सारी चीजें तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं कराची के कचरे के हवाले से, डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से। एनडीए में यहां पर मौजूद थी सर, एनडीए में मौजूद थी, उसके बाद क्या हुआ? काम नहीं है एनडीए में का काम कचरा। ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि शहर का कचरा उठाए, इनकी जिम्मेदारी है झाड़ू मारे। इनका काम है कहीं पे कचरा कुंडी है उसको खत्म करें। आप देखें शहर में कितने हजारों की तादाद में कुत्ते हैं, वो क्यों हैं? उनकी वजह ये कि जगह जगह पे कचरा कुंडियां हैं, वहाँ पे वो जानवर खाते पीते हैं, वो बच्चों को काटते हैं। सो झाड़ू मारना, कचरा उठाना, उसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के अंडर है। प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं सर, आई डू अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन बात यह है कि जब गटर के ढक्कन के ऊपर सियासत करके लोग असेंबलियों में जाके बैठेंगे, वोट लेंगे, सीएम की तस्वीरें लगा के गटर के ऊपर और फिर असेंबली में जाके बैठेंगे, तो वो क्यों? फिर वो कराची के अवाम ने क्यों उनको मैंडेट दिया? वो आज भी कर रहे हैं, वो हमारा काम है। लेकिन जिस तरीके से आप जर्नलिस्ट इतना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं ना, आप टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। सर मैं असेंबली में कर, मैं तहरीक इंसाफ जमा करा रहा हूँ, मैंने आज भी असेंबली में करारदाद जमा कराई है गंदम के ऊपर। मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा और यही मेरा रोल है। अब जो काम जितना है उसने करना है और आपने मैंने इस तरह जंग जारी रखनी है। हमने हारना नहीं है, हमने खामोश नहीं रहना है। वो वक्त जरूर आएगा कि जब हमें खिदमत का मौका मिलेगा, हम खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। बेहतर है। खुर्रम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त ऐसे मुकाम पर ही मौजूद हैं जहां की सूरत हाल कचरे का ढेर वहां पर मौजूद है। यह सूरत हाल हम खुर्रम शेर जमान साहब को भी दिखाना चाहेंगे और आपको भी दिखाना चाहेंगे। सब्जी मंडी, ये वो इलाका है जहाँ पे कराची में तजावजात के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन किए गए थे, उनमें से एक ऑपरेशन इस इलाके में भी किया गया था। जब सब्जी मंडी को यहाँ से सुपर हाईवे पर शिफ्ट किया गया था, उसके चंद दिनों बाद तो ये इलाका जो है वो क्लियर नज़र आता रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है इदारों की गफलत और मिली भगत के साथ साथ जो है इस इलाके में इंक्रूजमेंट का अंबार लग गया। यहाँ पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बताया जाता है कि 700 से 800 जो है वो रक्षा स्टैंड है जहाँ पे रक्षे खड़े किए जाते हैं। 30 रुपये फ़ी रक्षा वसूल किया जाता है। यहाँ पे मशीनरी रात जो है वो दिन भर काम के बाद आके खड़ी हो जाती है, जिससे इलाका मकीनों को जो है वो गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ के मकीन जो है वो शदीद जो है वो अजियत का शिकार है। उनका कहना यह है कि इस ऑपरेशन को एक दफ़ा फिर जो है वो इंतज़ामिया करे ताकि यहाँ का जो गुज़र है वो आसानी जो है वो मुमकिन हो सके। यहाँ पे जो शहरी गुजरते हैं, जामियात से सुबह वापस आने वाले जो तलबात हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जबकि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी ये एरिया जो है वो काफ़ी नज़रों में रहा है। काफ़ी ऑपरेशन हुए हैं, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी इसी इलाके में ऑपरेशन हुए। यहाँ के मकीन को जो है वो दरपेश मुश्किलात जो सामने हैं, उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो ये रक्षा स्टैंड जो बना दिया गया है। कैमरा मैन आपको दिखाए, ये बेतहाशा यहाँ पे रक्षे जो है वो पार्क किए जाते हैं, जिनसे 30 रुपए जो है वो वसूल किए जाते हैं। डीएमसी केएमसी जो है वो इनसे पैसा वसूल करती है। पुलिस को भी जो है बाकायदगी से जो है वो यहाँ से रकम जो जमा होती है वो दी जाती है। इसके अलावा भी जो इलाके के रसूख रखने वाले शख्सियात हैं वो इसकी सरपरस्ती करते हैं, जिनके ताल्लुकात की बिना पर ये एक नया कारोबारी बाज़ार जो है वो सरगर्म है यहाँ पर, जहाँ से एक
भारी रकम जो है कहा जा सकता है कि वसूल की जाती है। इसको इंतज़ामिया से अपील की है मकीनों ने कि फौरी तौर पे क्लियर कराया जाए ताकि यहाँ से गुजरना आसान हो। ये मेन जो यूनिवर्सिटी रोड है यहाँ से ये लियाकताबाद नाज़माबाद नॉर्थ नाज़माबाद को लिंक करती है। ये मेन रोड यहाँ पे कई सालों से ना ही सड़क डाली गई है, ना ही पाइपलाइंस चेंज की गई हैं। बारिश का पानी कई दिनों तक यहाँ पर कीचड़ का मंजर पेश करता रहा। शहरियों का कहना ये है कि फौरी तौर पर इस इलाके को क्लियर किया जाए। जबकि दूसरी जानिब एक तवज्जो तलब बात ये भी है कि ये मेरे पीछे आप अगर मकानात देख रहे होंगे तो ये ग्राउंड का इल्लीगल एरिया है जहाँ पे कई सैकड़ों मकानात जो है वो तामीर कर दिए गए हैं। बगैर डॉक्यूमेंट्स के ये मकान हैं जो किराए पे भी दिए जा रहे हैं, बेचे खरीदो फरोख्त भी हो रही है। जबकि एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है जो पुरानी सब्जी मंडी के सामने इन्हीं मकानों के बाहर दुकानें जो है निकाल के कायम की गई है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछगछ वाला नहीं है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की भी वारदातें जो है वो उरूज पर हैं। थाना PIB की ये हुदूद है। आगे चल के मैं आपको दूसरी जो इसकी इशारा का रुख है जहाँ पर कई पानी जो है वो खड़ा हुआ है, वहाँ पे इंतज़ामिया की अब तक नज़र नहीं पड़ी या इंतज़ामिया नज़र डालना नहीं चाहती, उस जगह का भी जो है मैं आपको विज़िट कराता हूँ। आइए। जी बिल्कुल, इस इलाके के कुछ दुकानदार भी ऐसे हैं जो हज़ारों रुपए किराया देने के बावजूद जो है वो भी इंक्रोचमेंट को फेस कर रहे हैं। उनकी दुकानों के सामने का एरिया जो है वो ऑक्युपाइड कर लिया जाता है। वहाँ पर जो है वो फिर बहस मुबाहिसे होते हैं। कहते हैं ऑपरेशन तो होते हैं लेकिन वक्ती ऑपरेशन होते हैं और उसके बाद वो सारे मामूल पे ज़िंदगी आ जाती है। ना गुजरगाह है, ना फुटपाथ है, फैमिलीज़ की गुजरने की जगह नहीं है, कचरे के ढेर हैं, गंदा पानी है, कोई पुरसाने हाल इलाके का नहीं है। हालांकि जो नुमाइंदगान हैं वो इलाके में आते तो हैं लेकिन वोट के बाद दोबारा इलाके में नज़र नहीं आते। रही बात बल्दियाती इदारों की, उनके जो बीटर्स जो हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो आते हैं, वो अपना महीना लेके यहाँ से चले जाते हैं। एक खिज़र अहमद साहब हमारे साथ एक दुकानदार हैं, वो यहाँ पे कई सालों से दुकान लगाए बैठे हैं। उनका कहना यह है कि उनको भी काफ़ी का सामना है, कारोबार मुतासर होता है यहाँ पे। सर बताइएगा क्या इशूज़ हैं इस इलाके के? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट का है, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट के हवाले से आपके कैमरामैन ने यहाँ जो व्यू लिए, इसके शॉट लिए, उसमें नज़र आ रहा होगा कि जा बजा आपको ठेले, पथारे, मशीनरीज, रक्षा, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड पे नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आप देखें ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ बंद है। एंटी इंक्रोचमेंट के यहाँ पे लोग आते हैं और जो टीमें आती हैं ऑपरेशन करती हैं, वही आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि वो ऑपरेशन तो करते हैं लेकिन आर्जी ऑपरेशन होता है वो, यानी वो कुल वक्ती नहीं जुज़ वक्ती ऑपरेशन होता है। या उनको पहले से लोगों को आगाह कर दिया जाता है, लोग यहाँ से इंक्रोचमेंट के हवाले से इसको रिमूव कर देते हैं, चीज़ें हटा लेते हैं। उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है 2, 4, 6 दिन बाद हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा से लोग उसी तरह से इंक्रोचमेंट के हवाले से वायलेशन करते हैं। तो उसके अलावा यहाँ जो पैदल चलने वाली ख़वातीन बच्चे हैं उनके लिए ये फुटपातें बंद हैं। आप देखें, ठीक है रोज़गार है लोगों का, लेकिन लोग जो पैदल चलने वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जो है मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड के अंदर ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। उसके अलावा यहाँ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ देखें कचरे के ढेर लगे हुए। सफाई इलाके में जो रोज़ाना एक SOP है कि झाड़ू होगी, कचरा उठेगा, आपने देखा कभी? सर यहाँ पे कोई DMC के जो सफाई करने वाले सैनिटरी वर्कर्स हैं यहाँ पे हमने सालों से नहीं देखा। और यहाँ जो है ना बहुत बड़ा फुकदान है इस चीज़ का। यहाँ तो सफाई किसी नाम की नहीं है, बल्कि यहाँ जो सेवरी सिस्टम है वो भी मेरे ख्याल से डेमोलिश हो चुका है, तबाह हो चुका है। और यहाँ के जो रिहायशी हैं, मुकामी रहने वाले हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आगे देखा वहाँ नालों पे भी कब्जा कर लिया गया है। सर ये तो देखें कब्ज़े की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, ये तो फिर मुख्तलिफ जो इदारे हैं मुताल्लिका, उनका काम है कि इन काबजीन को हटाना और इस वायलेशन को रोकना। लेकिन या तो वो इनसे पैसे तलब करते हैं या उनके अपने मुफादात हैं। अब इलाके के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं हमें रोज़गार चाहिए, सफाई चाहिए, तालीम चाहिए, रोशनी चाहिए, सेवरेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मुतल्लिका इदारों का काम है। अब मुंतखब नुमाइंदे तो उनकी तो मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुंतखब होने के बाद से लेके यानी इंतखाबात बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर्स आने के बाद नज़र आए। सर यहाँ कोई भी किसी भी किस्म का इदारों से वाबस्ता अफराद या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात नज़र नहीं आते हमें, क्योंकि यहाँ गंदगी के ढेर हैं, कचरे हैं और कचरे के ढेर हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, यहाँ पे किसी किस्म की डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। कोई देखें यहाँ ये लाइटिंग लगी हुई है, रोड लाइट्स हैं, ये बंद हैं और आज से नहीं गुज़िश्ता 4 सालों से बंद है। यहाँ अंधेरे की वजह से ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं।
लोग परेशानी का शिकार है। जा बजा देखें, ये तमाम तर चीज़ें जो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है आवाम को सहूलियात मुहैया करना। जब हमारी हुकूमत इन आवाम को बुनियादी वसाइल मुहैया नहीं करेगी, वसाइल जितने भी होते हैं उनके पास कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो मसाइल बढ़ रहे हैं, वसाइल मिल नहीं रहे, यानी वसाइल दस्तयाबी वसाइल भी लोगों को नहीं मिलते। रोशनी है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सेवरेज का निज़ाम है, सफाई का सैनिटरी वर्कर्स यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ पे इंक्रोचमेंट के हवाले से बहुत बड़ी वायलेशन है कि रोड पे चलने वाले भी बेचारे परेशान, रोड पे गाड़ी चलाने वाले भी परेशान, दुकानदार हजरात भी परेशान, यहाँ के मुकामी रिहायशी भी परेशान। तो इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए और मुस्तकिल हल होना चाहिए। ओल्ड सब्जी मंडी का ये एरिया है, यहाँ पर किसी भी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं है, बल्कि ये एक पसमानदा इलाके का मंजर पेश करता है। आप देख लें। जी बिल्कुल, जैसे कि इनके साथ और भी बेशतर लोग ऐसे हैं जिनके यही मसाइल हैं कि फौरी तौर पे जो है इलाके में जो काबजीन हैं उनको यहाँ से जो है वो रुखसत किया जाए। और बहुत गौरतलब बात ये है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो अमला है वो ऑपरेशन से पहले ही आगाह कर देता है उन लोगों को जिनसे उनको बीट वसूल हो रही है। जी एहसन अब्बासी इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे हैं पुरानी सब्जी मंडी की हालत जार से। एक बार फिर हम चलेंगे खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ। खुर्रम साहब, ये आपने देखा, आपको याद होगा पहले जब यहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करती थी बहुत बुरे हालात थे। उसके बाद जब यहाँ से शिफ्ट हुई सब्जी मंडी तो एक अच्छा ये लगा कि बेहतर हो जाएगी सूरत हाल, लेकिन अब बड़े प्लानिंग के साथ यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट आपने देखी। हम यकीनन ये इदारे इस वक्त जो हैं सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है सारी चीजें। आपसे सवाल इस तनाजुर में है कि ऑपोजिशन में रहते हुए हमारी सिंध में ऑपोजिशन पीटीआई जो है वो कितनी मुतहरिक है, इन चीजों को क्या फॉलो अप लेकर चल रही है, ये मैं जानना चाहूंगा। डीएमसी, केएमसी और ये तमाम चीजें पैसा जरूर वसूल कर रहे हैं, यहां पे इंक्रोचमेंट है और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ड्राइव है एंटी इंक्रोचमेंट की बिलखुसूस नालों के हवाले से, लेकिन चीजें अभी भी उसी तरीके से मौजूद हैं। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब आपको आवाज आ रही है? राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ इस वक्त और बात वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि ये इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो सिंध है, लेकिन यहां पे हमें ये भी समझना होगा कि जब हम वोट देते हैं इलेक्शन के दिनों में, हम जिन्हें मुंतखब करते हैं एमएनए एमपीएस, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारे रोड सही कर देंगे, ये हमारे जो है सड़कों का निज़ाम सही कर देंगे, हमारे गटर वगैरह सही कर देंगे। नहीं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ कानून साजी है, चाहे वो सूबाई सतह पर हो या कौमी असेंबली में हो। असल इन सड़कों को बनाना और सही करना जो है वो जो हमारी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उनका काम है। बहरहाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर साहिल समंदर तक हर जानिब हम देख रहे हैं कि कचरा ही कचरा है और इस हवाले से साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम जो हैं वो एहलिया के साथ साहिल पर जब पहुंचे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने गम और गुस्से का भी इजहार किया, उनको बहुत अफसोस भी हुआ। इस शहर को मतलब वो जगह जहां पे हम खुशी के साथ जा सकते थे, अब वहां पे जाकर सिर्फ और सिर्फ कोफ्त होती है। तो वसीम अकरम को किस तरह की कोफ्त हुई जरा देखेंगे।
के ढेर की खबरें नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। साहिल पर सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। कचरा ठिकाने लगाने के लिए मशीनरी भी पहुंचा दी गई। वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार, साहिल पर सफाई सुथराई का काम किस तरह से शुरू हुआ? आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, पोजीशन वहां की आपने देखी, अब वहां पर कहां तक काम पहुंचा, ये बताइएगा। इमरान, बिल्कुल हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ से रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे जो कचरा जमा हुआ है साहिल के ऊपर, और कचरा भी ऐसा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां थी। अब आज जो है वो वसीम अकरम जो हमारे साबिक क्रिकेटर है वो भी वहाँ पे अपनी एहलिया के साथ गए। जब उन्होंने भी देखा तो उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद 3-4 और भी मीडिया वालों ने इसको जब कवर किया तो ये मामला हाईलाइट हुआ। उसके बाद जाके जो है वो इंतजामिया होश में आई है और उसने आज जाकर जो है वो सफाई जो है वो मुहिम का आगाज किया। और साहिल के ऊपर जितना भी कचरा है, कचरे की हम ये कह सकते हैं जो कचरा उन्होंने जमा किया वो ढेर लगा हुआ है। इससे पहले जब मैं रिपोर्ट कर रहा था वहां से, तो हमने ये देखा था कि वहां पर जो ट्रैक्टर आता था सफाई करने के लिए वो कचरा तो जमा करता था लेकिन वहीं पे डंप कर देता और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता था। यहाँ से कचरा उठाया नहीं जाता था। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि डंपर बाकायदा वहाँ पे मौजूद है और डंपर के अंदर जो है वो कचरा डाला जा रहा है और यहाँ से जो है उसको मूव किया जा रहा है। अदरवाइज होता ये था, कहा यही जाता था कि सफाई हो रही है, ट्रैक्टर चलता था उसके ऊपर और उसके बाद दोबारा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी, जिसकी वजह से कचरा दोबारा बाहर आ जाता था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर नजर आ रही है कचरे की, जाहिर है लोग जो है वो मुल्क भर से यहाँ पर आते हैं साहिल के ऊपर, क्योंकि कराची के पास सिर्फ एक साहिल समंदर ही है, तो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। लेकिन जब वो कचरा देखते हैं तो यहाँ से मायूस होकर जो वापस लौटते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद। इसका मतलब यह हुआ कि मकरम थोड़ी सी हिम्मत करें और कराची के और जगहों का भी दौरा करें, जाके देखें, अपनी सेल्फीज कचरे के ढेर के साथ बनाएं। हो सकता है कि शायद इस तरह कुछ इदारों को शर्म आ जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए भंडर और डंगी समेत बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों पर मौजूद तमाम जजायर अपनी मिल्कियत में ले लिए। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान की साहिल पट्टी पर मौजूद इन तमाम गैर आबाद जजायर पर जदीद शहर बसाने का इरादा रखती है, ताकि न सिर्फ सरमायाकारी मुल्क में आ सके बल्कि मुकामी लोग भी खुशहाल हों। सिंध हुकूमत ने इस इक़दाम को सूबे के वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश करार दे दिया है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के जजीरों की सदारती हुक्मनामे के जरिए इल्हाक की शदीद मजम्मत की। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक के इस इक़दाम और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में कब्जा करने में क्या फ़र्क रह गया। पीपल्स पार्टी इस इक़दाम को कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में चैलेंज करेगी। नुसरत सहर अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये खबर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो है इन जजीरों को वफाक अपने साथ इल्हाक कर रही है, ऐसी क्या उजलत थी? क्या इसको अगर ऐसा इरादा था तो आप इसको असेंबली में लेकर आते, वहां पर इसके ऊपर बहस होती। एक बार फिर बड़ी उजलत का मुजाहरा नहीं किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए? थैंक यू सो मच जी। देखिए, बिल्कुल इस तरह के ऑर्डिनेंस पहले आते रहे, लेकिन इस हवाले से जो जमहूरी हुकूमत चल रही है, पार्लियामान मौजूद है, तो इसको असेंबलीज के फ्लोर पर आना चाहिए, बहस होनी चाहिए थी उसके बाद। और कानूनी तौर पर भी अगर इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पहले इसको असेंबलीज के फ्लोर पे ही आना चाहिए, वहाँ बहस हो, बातचीत हो, कमेटीज में जाए उसके बाद। लेकिन चूंकि ये हमारी सिंध के साथ हमेशा इसी तरह होता रहा है, और मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी ये सियासी तौर पर बयान तो दे रही है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो सीसीआई में इस मसले को ले जा सकती थी। अभी तक क्यों नहीं गई? क्यों नहीं वहाँ कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई खत लिखा गया? तो ये वजीर आला साहब कब के अगर चाहते तो ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और निसार खोड़ो साहब का बयान आपके सामने है, अगर आप देख लें तो उन्होंने किसी चैनल को बयान दिया है, उन्होंने तो इसको फेवर में कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी को लेके जाना चाहिए था, लेकिन क्या इस वक्त हुकूमत में शामिल दीगर जमातें, जीडीए बिलखुसूस और जो सारी जमातें हैं, सिंध की जो सियासी जमातें हैं, क्या ये उनके लिए काबिल कबूल होगा? बिल्कुल जी नहीं, हमने तो हर अपने हवाले से सोशल मीडिया पे भी इस चीज को उठाया है और इंतजार असेंबली का हो रहा है
कि सिंध असेंबली का इजलास हो, क्योंकि हमारे लिए तो फोरम वही है। हम MPAs के लिए जो अपना मौकफ रखना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और अपने इशू को, अपने मसाइल को पेश करने का जो बेहतरीन फोरम है वो असेंबली है। और इसी नहीं, लेकिन GDA में जो शामिल जमातें हैं उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आप समझ रही हैं कि आना चाहिए? क्योंकि असेंबली में बिल पेश नहीं हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आया। अब GDA में जो शामिल जमातें हैं, जो विफाक में मौजूद हैं, उनकी तरफ से आप क्या उम्मीद रखती हैं? क्या वो सिर्फ कौमी असेंबली के फ्लोर पर ही बोलेंगी या फिर वहां से इसकी मुखालफत या इसकी हिमायत में बयान आना चाहिए? देखिए जी, मुख्तलिफ हवालों से GDA की तरफ से अयाज लतीफ अली का आ चुका, दूसरे जो GDA के मेंबर्स भी हैं या GDA के दूसरे पार्टी के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी आ गया है। तो ये चीज कहना कि हमारी तरफ से कोई खुदा न खास्ता इस चीज को सपोर्ट किया जाएगा या फंक्शनल लीग की तरफ से, बिलखुसूस फंक्शनल लीग की तरफ से, हमारी तरफ से मैं आपसे बात कर रही हूँ, नुसरत जहर अब्बासी आपके साथ ऑन बोर्ड है। और अल्लाह ना करे हमारी सिंध पर पहले भी कभी इस तरह के हालात हुए। देखिए जी, हम तो हमेशा अपना मौक़िफ़ रखते हैं, हमेशा सपोर्ट की है। ऐसे किसी भी हवाले से कोई आता है तो हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं असेंबली के फ्लोर पर। लेकिन वो जमात जो खुद रूल कर रही है, जो वफाक में ऑपोजिशन में बैठी है, आप सुल्तान साहब उनको भी तो ले मेरे साथ किसी अपने चैनल पे, उनको लेकर पूछें कि आप ऑपोजिशन में वहां बैठे हुए, असल तो वहां पे ये ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे। हमारे बिल्कुल पूछेंगे। बहुत बहुत नुसरत जहर अब्बासी, रहनुमा मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप की, और उनका यह कहना है कि इस किस्म के किसी भी ऑर्डिनेंस को मंजूर जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसका बेहतर यह था कि असेंबली के अंदर इसको आते। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम आज कराची की आवाज़ के साथ फिल वक्त इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।